नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय माता जी। जय माता दी। सुमित जी, कोई प्रेशर काम नहीं आया। मार्को रूबियो दौड़ता भागता यहाँ आया। सर्जियो गोर अमित शाह से मुलाकातें करता फिर रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप G7 के दौरान पीएम मोदी की भरपूर प्रशंसा कर रहे थे। और सबको समझ में आ रहा था कि FCRA बिल की जो फांस फंसी है अमेरिका के गले में, उसको लेकर बड़े परेशान है, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो। लेकिन मोदी सरकार ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। जो नई कुछ गाइडलाइन सामने आई है FCRA को लेकर, एनजीओस को लेकर, आप देखिए कितनी सख्त है वो। अंजू जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार और भारत देश के जो चुने हुए सांसद है, उनके हाथ में पावर है कि देश में कौन सा कानून लागू किया जाए, किस तरह से लागू किया जाए, कौन सा नया कानून बनाया जाए और वो क्यों बनाया जाए, या कौन सा कानून नहीं बनाना चाहिए। हमारी सरकार कोई डोनाल्ड ट्रंप की पपेट सरकार नहीं है और हम अभी कोई कॉलोनियल राज में नहीं रह रहे हैं कि हम लोग ब्रिटिश के टाइम में जैसे गुलाम थे वैसे अब अमेरिका के गुलाम नहीं है। मोदी जी ने जिस तरह से नट बोल्ट टाइट किया है, उससे उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि भारत की सार्वभौमिकता आज भी सुरक्षित है और हम लोग अमेरिका के इशारों पे नाचने वाले देश नहीं है। तो आप अगर देखेंगे इसके अंदर, तो उन्होंने जो कानून लाया है वो बहुत ही ज्यादा FCRA को बहुत टाइट कर दिया है। और मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि बाहर का पैसा किसके लिए आ रहा था, तो बाहर का पैसा दो तीन चीजों के लिए अलाउड नहीं था। सबसे पहले भारत सरकार ये नहीं बोल रही है कि आप भारत बाहर के पैसा आना ही नहीं है, नहीं, डेफिनेटली बाहर से पैसा उन लोग अलाउ कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ शिक्षा में कुछ करना है, जैसे स्कूल डालनी है, कॉलेज डालनी है, हॉस्पिटल डालना है, गाँव में पानी के लिए नल डालने हैं या नल में पानी लाने के लिए पाइपलाइन डालना है, वो सब चीजें अलाउड है। लेकिन अगर आप धर्मांतरण करते हो, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हो, ओके, पॉलिटिकल एक्टिविटी जैसे कॉकरोच वाले आज बैठे हैं जंतर मंतर पे, या फिर पहले जैसे शिंगू बॉर्डर पे लोग बैठे हुए थे, तो वो सब अलाउड नहीं है। उसके बाद में नक्सलवाद को फंडिंग करने के लिए पैसा बाहर से आ रहा हो या अर्बन नक्सल्स को फंडिंग करने के लिए पैसा आ रहा हो, जिसको के पॉलिटिकल पर्पसेस बोलते हैं। और ऑफ कोर्स नक्सलवाद जो है, अर्बन नक्सल तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में आ जाता है, लेकिन जो गांव में नक्सलवाद चल रहा था वो तो टेररिज्म कैटेगरी में आ जाता है, जिसके लिए UAPA भी लागू होता है। तो अगर आप देखेंगे तो वो सब में उन लोग ने बहुत टाइटनिंग कर दिया और सबसे बड़ा पैसा आ रहा था रिलीजियस कन्वर्जन के लिए। आप देखेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वहाँ काफी पैसा रिलीजियस कन्वर्जन के लिए चला गया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि PFI इन्वॉल्व था हादिया लव जिहाद केस में। ओके, तो उन लोग जो रेडिकलाइजेशन और कन्वर्जन करते हैं, अभी हमें राजस्थान में भी एक केस मिला, एक बबीता करके लड़की है, उसका भी केस मिला। तो ये सब चीजों के लिए अब पैसा नहीं मिलेगा। तो जो पैसा आ रहा था रिलीजियस एजुकेशन के नाम पे, रिलीजियस कन्वर्जन के लिए यूज हो रहा था, ओके, वो सब अब बंद होने वाला है, उसके लिए पैसा अलाउड नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा चीज है, लोगों ने गड़बड़ी कैसे की। ओके, मेरा एक NGO है, मेरे पास FCRA का रजिस्ट्रेशन है और बाद में गवर्नमेंट को पता चला मैं गड़बड़ी कर रहा हूं, तो मेरा NGO का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया FCRA का। अब मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे बंदे के पास जाऊंगा जिसके पास FCRA का रजिस्ट्रेशन है, उसको बोलूंगा कि ये पैसा आ रहा है लेकिन मेरा FCRA लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, तो मैं तेरे नाम पे वो पैसा लूंगा और मेरे काम के लिए यूज करूंगा और तेरे को कमीशन दे दूंगा। और ये बकायदा हो रहा है, ये मैं जो बोल रहा हूँ, एक बहुत ही बड़े जाने माने फेमस लॉयर है जिसके NGO के ऊपर रेड भी गिरी है। ओके, और उसका जो काम एक्टिविटी चल रहा है वो एक दूसरे बंबई के वेस्ट NGO के थ्रू चल रहा है, उसका FCRA लाइसेंस लेके कर रहे हैं। तो ये भी गवर्नमेंट को शायद पता चल गया है और उसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे अच्छा काम किया, उन्होंने बोला कि अब सबसे पहले के डोनर्स का वेरिफिकेशन होगा। यानी मेरे जो डोनर्स थे वो मैंने आपके जगह पे शिफ्ट किए हैं, वो सब भी चेक होगा। उसके बाद में होगा कि एंड यूज विल बी मॉनिटर्ड। एंड यूज इसलिए मॉनिटर करेंगे कि भैया पैसा आप कहाँ यूज कर रहे हो। सुमीत मेहता का एक्टिविटी रिलीजियस कन्वर्जन है और अंजू जी ने ऑफिशियली दिखाया कि मैं तो सिर्फ एजुकेशन के लिए काम कर रही हूँ। तो एजुकेशन में काम कर रहे हो या कन्वर्जन के लिए यूज कर रहे हो, उसके ऊपर पूरा एंड यूज का स्क्रूटिनी होगा। ओके, और ये कैसे करेंगे, तो उन लोग फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे। यानी अब FCRA का रोल काफी बढ़ गया। पहले FCRA एक पेपर डिपार्टमेंट था,
आप रिटर्न फाइल करो, पेपर फाइल करो, उसमें से अब एफसीआरए का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब उन लोग ग्राउंड लेवल पे वेरिफिकेशन करेंगे। और ये जरूरी भी है। अब कॉकरोच पार्टी को भी बाहर से पैसा आता होगा, हमें पता नहीं है किस तरह से आ रहा है, क्योंकि अभी तक मेरे पास उसके लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ, कहाँ से ना कहाँ से मिल ही जाएगी। लेकिन आपको पता है शिंगू बॉर्डर और वहां कैसे पैसा आया था? वो पैसा आया था बाहर से, उन्होंने पंजाब के गांवों में पैसा भेजा था इंडिविजुअल्स को। जैसे मैं बंदा बैठा हूं, मैं से सीआईए के साथ और MI6 के साथ जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने मेरे गांव के लोगों को, मैं लंदन में बैठा हूँ और मैंने मेरे गांव के दोस्तों को पैसा भेजा, और वो पैसा लेके उन लोग शिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पहुंचे और उन्होंने बोला ये लो पैसा, और धरने का काम चला। और वहां इसलिए इतना लंबे समय तक फार्मर प्रोटेस्ट चला था, क्योंकि पैसा इस तरह से कंटिन्यूअसली आ रहा था। और वो पता करना बहुत मुश्किल था उस वक्त के हालात में, इसीलिए इतना लंबा 2-2.5 साल तक खिंचता चला गया वो वाला किसानों का आंदोलन। एग्जैक्टली और उसमें जब उसको पता चला, भारत सरकार को जब पता चला, गृह मंत्रालय को, तो ईडी ने 40,000 लोगों को नोटिसेस भेजी। 40,000 लोगों को नोटिसेस मिली है। तो बाद में बहुत कुछ ठंडा होने लगा, बाद में लोगों को पता चला कि अब बहुत तकलीफ होने वाली है, इसलिए धीरे धीरे वो कम हो गया, पैसा आना बंद हो गया। तो अब ये फील्ड का पूरा जो वेरिफिकेशन है ये होने वाला है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को पता है कि मेरे एफसीआरए लाइसेंस की वैल्यू है, तो उन लोग एनजीओ बना के रखेंगे, अदर काम नहीं करेंगे, एफसीआरए लाइसेंस लेके बैठे रहेंगे। और वो लाइसेंस का कल सुबह मुझे जरूरत पड़ी, मेरे एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गया है, सस्पेंड हो गया है, तो मैं उनके पास जाऊंगा कि भैया मेरे पास तो पैसा आ रहा है, मेरे पास एक्टिविटी है, तुझे कमीशन दे दूंगा। तो भारत सरकार ने अब बोला है कि भैया अब तुम्हारा अगर डॉर्मेंट होगा तो हम तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करेंगे। यानी जो आप एंट्री और हवाला का धंधा कर रहे थे, हाँ, आपके एनजीओ को यूज करके, वो अब हम नहीं करने देंगे। ये भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें काफी लोगों के घर चल रहे थे, बहुत ही व्हाइट कॉलर्ड काम चल रहा था ये। और सिर्फ मेरा नाम दे दो और काम होता है, मेरे नाम पे आप काम करो, मैं पैसा ले लूंगा, लेके आओ मेरे नाम पे पैसा लेके आओ आप, मुझे मेरा कमीशन दो और खुद का काम चालू रखो। अब वो टाइप का काम बंद होने वाला है। ऊपर से जितना बाहर से पैसा आ रहा था उसका प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस जो बोलते हैं, नरेटिव बिल्डिंग होता है, एंटी गवर्नमेंट नरेटिव बिल्डिंग, एंटी नेशनल नरेटिव बिल्डिंग, उसके लिए यूज होता है। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी अब आपने डिटेल देना है कि क्या है क्या नहीं है एंड हाउ यू आर यूजिंग। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे जैसे पेटा है, पेटा राखी के टाइम पे गौ माता की चमड़े से हम राखी बनाते हैं। अब ये कौन सी बकवास बातें करते हैं? राखी तो हमेशा कोई कपड़े धागे का बनता है, कौन से चमड़े का हम लोग ने। अंजू जी आप तो महिला है, आपके भाइयों को आपने कभी चमड़े की राखी बांधी है? कभी नहीं। मेरे आज तक मेरी बहनों ने मुझे कभी भी सिर्फ धागे की राखी होती है। ये चमड़े की, इस तरह का जो प्रोपेगेंडा चलता है पेटा का, वो सब रोकने के लिए भी ये लाया गया है, जिससे कि पता चले कि भैया आप काम कर रहे हो या बकवास कर रहे हो। क्योंकि पेटा 99% टाइम सिर्फ बकवास करता है। फिर आप देखिए ग्रीन पीस भी ज्यादा टाइम सिर्फ गवर्नमेंट के और देश के विकास के लिए होने वाले प्रोजेक्ट्स का अपोज करने के लिए काम कर रहा है, और रियली एनवायरमेंट के लिए काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए करके ये भी लाया गया कि भैया आप तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट पे आपने हमें देने पड़ेंगे, सो दैट वी विल वेरीफाई कि आप काम क्या कर रहे हो और किस लिए पैसा आ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे और बाद में डिफेंड किसको करेंगे? टेररिस्ट को करेंगे। ओके, उसके आकार पटेल है एमनेस्टी में, वो आतंकवादियों के लिए आर्टिकल लिखेगा। ओके, तो ये सब बंद करने का भी जरूरी है क्योंकि उसके लिए भी पैसे आ रहे हैं। उसके बाद में अभी एक चीज, यानी इस तरह से सब जो चल रहा है उसको रोकने के लिए करके भारत सरकार ने एफसीआरए का कानून जो है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किया है और बहुत अच्छा काम किया है ये मामले में। अंजू जी। लेकिन सुमित जी, क्योंकि आप एफसीआरए के अंदर कैसे पैसा आता है, कैसे लाइसेंस का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे दूसरे के लाइसेंस का इस्तेमाल हो रहा है, और हम सब जानते हैं कि अगर ये बिल आ जाता है तो अब तक जो प्रॉपर्टी, जो एसेट्स बनाए होंगे इन एनजीओज ने, उन पर भी सरकार का कब्जा हो जाएगा। यही कहता है ये वाला बिल, इसीलिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों परेशान है। और आप याद कीजिए अभी टीटीआई पर भी यूएपीए लगाया गया है, ईडी ने कार्रवाई की थी। एक बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक शख्स मिला था जिसके पास से 1000 के आसपास एटीएम कार्ड मिले थे। और जैसे आपने कहा ना कि ये जिन गतिविधियों में पैसा देते हैं उसमें नक्सली भी शामिल है। और छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में बताइए, वहां पर बताया जाता है कि करोड़ों रुपए विड्रॉ किए गए,
कौन करोड़ों रुपए इस्तेमाल करा था, सवाल तो ये भी है। लेकिन जो भी ये मेजरमेंट्स उठाए गए हैं या जो झलक हमको दिख रही है कि ऐसा होगा एफसीआरए बिल, आपको लगता है इज इट एनफ, ये बिल्कुल पर्याप्त है, ऐसे ही होना चाहिए या कुछ और भी किया जाना चाहिए? अंजू जी, ये पर्याप्त नहीं है। काफी अच्छा काम किया है भारत सरकार ने, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है क्योंकि देश बहुत बड़ा है। अभी आप देखिए एलजीबीटी मूवमेंट, ये जो गुलाबी टाइप के लड़के लड़कियां घूमते रहते हैं, पता नहीं चलता लड़का है या लड़की है, एकदम विचित्र से कपड़े पहन के घूमते हैं, उन लोग का आप पूरा एजेंडा देखिए, तो पूरा भारत तोड़ने का एजेंडा चल रहा है। अब आप मुझे बताइए, नीट के पेपर का लीक हुआ, चलो सही बात है, उन लोग को, आपको और मुझे भी उसके बारे में अपोज करने का हक है और हमारी ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि 22 लाख बच्चे लोगों का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है, एजुकेशन सिस्टम जुड़ा हुआ है। लेकिन अब वहां आके उन लोग ऐसे गंदे गंदे, यानी मुझे, अंजू जी आप मेरी बड़ी बहन है, आपके यहाँ भी महिलाएं देखती है, बच्चियां देखती है, मुझे बोलते हुए शर्म लगता आती है, वैसे स्लोगन उन लोग ये कॉकरोच पार्टी के स्टेज से बोल रहे थे, हमें सुनते हुए शर्म आती है, बोलने की बात बहुत दूर की हो जाती है। हम लोग घर पे अगर वो देखेंगे, इस तरह का जो एलजीबीटी का एजेंडा है वो कॉकरोच पार्टी के स्टेज से फैलाया जा रहा है। अब ये सिर्फ वहां नहीं है, इसके पहले इन लोगों ने, एलजीबीटी ने, इवन जब सीए हुआ था, सीए के वक्त मुंबई में उन लोग ने रैली निकाला था, प्राइड मार्च। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्राइड मार्च की क्या जरूरत है, विविध पूरा ऑब्सिनिटी दिखाते वहां, लेकिन वहां उन लोग ने सीए को अपोज किया, उन लोग ने बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को रहने के हक को सपोर्ट किया। अरे भाई, आप अपने जेंडर और सेक्सुअलिटी के बारे में प्रोटेस्ट करने आए थे या आप सीए को अपोज करने आए थे? उसके बाद में हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे, हिंदुत्व को अपोज करेंगे, यानी ये पूरा बाहर से पैसा आ रहा है। एलजीबीटी सिर्फ एक मुखौटा है, पीछे से भारत को तोड़ने का धंधा चल रहा है और उसके लिए पैसा आज भी आ रहा है। एलजीबीटी के इतने सारे एनजीओ चल रहे हैं, एनजीओ के थ्रू क्या क्या गड़बड़ी चल रही है, आप यानी हम इमेजिन नहीं कर सकते, वैसे गड़बड़ियां चल रही है। वो सबको भी रोकने की जरूरत है। जो भी एनजीओ एलजीबीटी स्पेस में है उसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट कार्यवाही करनी चाहिए। रादर मैं तो बोलता हूं कि इसके अंदर जिस तरह से हंगरी में विक्टर ऑर्बन ने बोला कि जेंडर और सेक्सुअलिटी के ऊपर कुछ मस्ती नहीं चलेगी, एजुकेशन में भी वो सेम भारत सरकार ने लाना चाहिए। बहुत गंदा पैसा आ रहा है और वो सब भारत को तोड़ने के लिए सिर्फ एक फ्रंट बना के एलजीबीटी को आगे रख के उन लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक रह गया है, ये भारत सरकार को संज्ञान देना चाहिए, इसके ऊपर काम करना जरूरी है। लेकिन एलजीबीटी का तो जो मूवमेंट है, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तो जो लोग इसको भारत में भी लागू करवाना चाहते हैं, इनके अधिकारों की बात करते हैं सुमित जी, बड़े बड़े वकील इसमें शामिल हैं, बहुत पैसा अगर आ रहा है तो उनके जरिए भी तो आ रहा होगा। बहुत से वकीलों की तो एनजीओज भी हैं जो इसी तरह के धंधे में लगी हुई हैं, तो लगाम तो उन पर भी कसनी पड़ेगी ना। बहुत सारे तो ऐसे सीनियर एडवोकेट हैं जो बांग्लादेश के नागरिकों के केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो मेरे और आपके लिए है ना, बांग्लादेशियों के लिए तो नहीं है, लेकिन उनके केस भी लड़े जाते हैं। तो जो बांग्लादेशी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, क्या वो सीनियर एडवोकेट्स की फीस दे पा रहे होंगे जो एक सुनवाई के 10-10, 20-20 लाख लेते हैं? तो उनको भी तो कहीं से पैसा आ रहा होगा। लेकिन उनका क्या मालूम है, वो लोग एफसीआरए में, वकील खुद एफसीआरए में नहीं होते। आज अगर मैं, देखिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एडवाइस इंडिया में दूंगा, लेकिन मैं फी दुबई में भी ले सकता हूँ, मैं तो सिंगापुर में भी फी ले सकता हूँ। आज जो वकील है, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल वकील है जो बांग्लादेशियों के केस लड़ रहे हैं, पीएफआई के केस लड़ रहे हैं, दूसरे केसेस लड़ रहे हैं, उन लोग बोलते हैं कि हम प्रो बोनो करते हैं काम, लेकिन जरूरी नहीं है वो प्रो बोनो। उनकी कोई कंपनी हो गई दुबई में या सिंगापुर में, और वहां उन लोगों को पैसा मिल जाएगा, और वहां बाहर से पैसा आएगा तो उन लोग बोलेंगे इंटरनेशनल इनकम है, इनकम जीरो टैक्स, तो सिंगापुर में भी टैक्स नहीं भरेंगे, भारत में भी टैक्स नहीं भरेंगे। इस तरह से काम होता है, लेकिन वो कॉर्पोरेट एरिया में आ जाता है। मेरा कंसर्न ये है कि अब जो बड़े बड़े एनजीओ है जिसके पास पैसा आ रहा है एलजीबीटी के कामों के लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था वो 377 का था, वो थोड़ा अलग है, लेकिन 377 हो गया। अब आपको क्या जरूरत है ये सब मस्ती करने की? लेकिन वो मस्ती करने के लिए पैसा आ रहा है, और एक बार पैसा चालू हो जाता है और ये गधे मिलते रहते हैं, रोज कोई ना कोई गधा मिलेगा जो इस तरह का प्रदर्शन करेगा, और प्रदर्शन के साथ में भारत को तोड़ने के, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को खत्म करने का काम जो हो रहा है, या अटैक करने का काम हो रहा है, उसके लिए लोग रोज उनको एक नया गधा मिल ही रहा है, एक नहीं दर्जनों मिल रहे हैं। आप देखिए ट्रांसजेंडर बिल के लिए भी कितना पैसा बाहर से आया होगा, आई डोंट नो द अमाउंट राइट नाउ, लेकिन जिस तरह से अपोज किया था
मुझे डेफिनेटली लग रहा है उसके लिए भी बाहर से फंडिंग आया होगा, उसके बिना इतना तमाशा नहीं होता है। मीडिया को भी पैसा दिया जा रहा है अंजू जी, मीडिया को कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ये पूरा अलग किस्सा है, लेकिन एटलीस्ट एनजीओ के लेवल पे तो पैसा ना आए। क्योंकि एनजीओस के लेवल पर ही तो आगे बांटा जाता है ना पैसा। एक एनजीओ को आया, उसको बताया जाता है कि फलाना आतंकवादी या नक्सलवादी फलानी जगह बैठा है, उसको भी फंडिंग देनी है। आप याद कीजिए वो जो न्यूज क्लिक का मामला था, उस मामले न्यूज में जो क्लिक में तो बहुत ज्यादा हुआ है, न्यूज क्लिक में तो पता नहीं ईडी ने क्या गड़बड़ी कर डाली है, क्योंकि नहीं तो ये वाटरप्रूफ केस था, अंदर ही जाना था इन्होंने। इनके पास पैसा जिस तरह से आया था मीडिया में कोई भी पैसा बाहर से इक्विटी फॉर्म में आता हो, इन्वेस्टमेंट आता हो, ये आपके लिए भी है अंजू जी, अगर कोई आपके चैनल में कल सुबह निवेश करना चाहे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर अ मीडिया हाउस, आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो किए बिना उन्होंने पैसा लिया है। ये क्या चल रहा है, अंधेर राज है पूरे देश में एनजीओ के नाम पे। और क्या गंदे आर्टिकल लिखे थे न्यूज क्लिक ने, आपने तो पढ़े होंगे, आप भी वरिष्ठ पत्रकार है, आपको भी पता है कि किस तरह का काम चल रहा था न्यूज क्लिक में। लेकिन फिर बाद में देखिए सबके सब छूट गए। कैसे वहां से भी तो पैसा आया था, और वो नौलखा जो नक्सलवादी था उसको पैसा देने की बात भी थी उस डील में, जो चाइना से पैसा आ रहा था। किस तरह से ये पूरा न्यूज क्लिक में पैसा बाहर से आ रहा था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पैसा आ रहा था प्रोपागेंडा के लिए, और जिस तरह से वो पैसा लिया गया था, गौतम नवलखा का नाम भी आया था। इतना कुछ होने के बाद, एफसीआर एक्ट का बकायदा वायलेशन होने के बाद भी इन लोगों ने मैनेज कर लिया। यानी आप सोचिए कि कितने बड़े वकीलों को उन्होंने पेरोल पे रखा है और उनको कितना पैसा बाहर से आ रहा होगा ये सब काम करने के लिए। तो अंजू जी, ये बहुत ही डेंजरस होते जा रहा है, और अगर बाहर से इस तरह से पैसा आएगा, और जो अभी भारत सरकार ने किया है कि आपका पैसा गलत कामों में इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वो एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट कहते हैं, ओके, बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि भाई हम झुकने वाले नहीं है, हम हमारे देश की सुरक्षा के लिए, सार्वभौमिकता के लिए कुछ भी करने के तक आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये भारत सरकार ने दिखा दिया है। सुमित जी, एक चीज और है, आपको याद होगा कि एक उत्तर प्रदेश में कासगंज का मामला था, चंदन गुप्ता नाम के युवक की हत्या कर दी थी जिहादियों ने, और बाद में जो स्थानीय लड़के ही थे जिनकी इतनी औकात नहीं थी कि बड़े बड़े वकीलों को हायर कर पाए, जब उस मामले में फैसला सुनाया था अदालत ने, एनआई कोर्ट ने, उस मामले में जज ने बाकायदा फैसले में लिखा था कि मैं हैरान हूं कि इन लड़कों की पैरवी करने के लिए इतने महंगे महंगे वकील दिल्ली से कैसे आ रहे हैं वहां पर। उन एनजीओस के नाम थे जो विदेशी एनजीओस थी, जो पैसा दे रही थी उनके बचाव के लिए, और उन्होंने स्पेशली वो जो फैसला था वो गृह मंत्रालय को भेजा था। और तब ये सवाल उठे भी थे, क्योंकि हम भी तो सोचते हैं ना कि जब ये इस तरह के कांड करते हैं जिहादी आतंकवादी, कौन से ऐसे वकील हैं जो आधी रात को पहुंच जाते हैं वकालत करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा देते हैं, तो क्या वो मतलब चैरिटी कर रहे होते हैं? क्या उनको कहीं से कोई फंडिंग नहीं आ रही होती, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा होता है? जितने भी आप सोचिए, आज कोई पकड़ा जाता है आतंकवादी, उसके केस को लड़ने के लिए बड़े बड़े वकीलों में होड़ मच जाती है। तो मैं तो कई बार सोचती हूँ क्या पता शायद चैरिटी कर रहे होंगे, किसी के लिए भला करने के लिए ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना हर बार। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो ये इस पर भी तो कुठाराघात करने की जरूरत है ना, कि ये जो पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इनके केस कैसे लड़े जाते हैं अदालतों में, ये भी तो देखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस एफसीआरए वाले मामले में, बिल में, इसको भी ध्यान में रखा होगा गृह मंत्रालय ने। नहीं, अभी तो इसके ऊपर ज्यादा गृह मंत्रालय ने संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसे जो भी बड़े वकील है जो 5-5, 10-10 लाख रुपए एक हियरिंग के लेते हैं, जो ऐसे आतंकवादियों के लिए आगे आ जाते, उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी करना चाहिए कि उन लोग क्या कर रहे हैं, कैसे पैसा आ रहा है, फ्री में क्यों कर रहे हैं, उनको इंडिया के, भारत के बाहर उनको पैसा मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि उनका कोई दूसरे फ्रंट्स हो, जैसे वकीलों के कोई रिश्तेदार या दोस्त होंगे जो बिल्डर होंगे, तो बिल्डर के यहाँ पैसा लग जाएगा, या उनकी कोई दूसरे रिश्तेदारों की कंपनी है उसके अंदर पैसे लग जाते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से उनको रिवॉर्ड किया जा सकता है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि भाई आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, आप क्यों फ्री में लड़ रहे हो। और जब ये केसेस हो तो उसके अंदर वकीलों को भी इसके अंदर ले लेना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, कि उन लोगों को, क्योंकि आतंकवाद के साथ वो लोग डायरेक्टली लिंक्ड है।
उन लोगों को आपने छोड़ना नहीं चाहिए भारत सरकार को इसके। लेकिन ये बहुत ही ट्रिकी है क्योंकि वकीलों के हाथ में इम्यूनिटी भी रहती है कि वो लोग सबको, जैसे कसाब को भी बचाने के लिए जब वकील कोई खड़ा नहीं हुआ था तो भारत सरकार ने उसको डिफेंस लॉयर दिया था। तो ये बहुत ही ट्रिकी केस है और भारत का जो लिबरल लॉ है उसको यूज करके उन लोग भारत के अगेंस्ट में गेम खेल रहे हैं। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे वो तो भारत सरकार और मोदी जी और अमित शाह जी जाने, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है। लेकिन कम से कम एफसीआरए लाइसेंस के साथ साथ प्रॉपर्टी सीज करने के लिए अगर बिल आ रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। और फिर दूसरा क्या है कि बिल तो आ ही रहा था, लेकिन उससे पहले बिल में क्या क्या रहेगा उसकी एक झलक दिखाई गई है। ये जो नया गाइडलाइन सामने आई है, तो यानी कि G7 में जो ट्रंप तारीफें करा था उसको दिखा दिया है मोदी जी ने कि हम पर किसी के दबाव का कोई असर नहीं पड़ता है, उसमें किसी भी विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भले ही सर्जियो को चक्कर काटता रहे। एग्जैक्टली हमारी सॉवरेंटी है, हमारा देश है, हम हमारे हिसाब से हमारी जरूरत के हिसाब से कानून बनाएंगे। आप कौन होते हो हमें कुछ बोलने वाले? कौन है ट्रम्प? ट्रम्प खुद के देश का राष्ट्रपति है, वो अपने देश में काम करे, हमारे देश में उसको कोई जरूरत नहीं है काम करने के लिए, सोचने के लिए। और वो भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी को अफेक्ट करने वाले मुद्दों पे ट्रम्प को बोलने का कोई हक नहीं है। ये मोदी जी ने दिखा दिया है ये कानून लाके। लेकिन जो CIA, जो अमेरिका रेजीम चेंज के सपने देख रहा है, रेजीम चेंज के लिए भी भारत में बैठे हुए फ्रंट को करोड़ों की फंडिंग आ रही है, आपको लगता है कि एफसीआरए बिल के आने के बाद वो खामोश बैठ जाएंगे? अब मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रम्प को दिखा दिया है कि बेटा तू जहां है तू वो देश संभाल, मेरे देश के अंदर तू अपनी नाक मत घुसेड़। मैं अपना देश मेरे हिसाब से चलाऊंगा, अपने देश के हितों के लिए चलाऊंगा। तो अब अमेरिका बहुत तिलमिला उठेगा, डोनाल्ड ट्रम्प बहुत तिलमिला जाएगा और अब बहुत गड़बड़ी करेगा। से मुल्ला मुनीर को बोल के वो शायद पीओके में कुछ काम करे, मस्ती करे, शायद एक आध दो बॉम्ब ब्लास्ट कराने की कोशिश करे, जैसे वो यहाँ अपना रेड फोर्ट पे अटैक कराया था, या 26/11 जैसा भी कुछ करने की कोशिश करे जिससे कि मोदी जी को बदनाम किया जा सके कि नेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं है। लेकिन उसके बियॉन्ड करने की उसकी ताकत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की कोई औकात भी नहीं है, ताकत भी नहीं है एक 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़ा रहने की। लेकिन जो भारत के अंदर जेनजी है वो तो पहले से भी इनकी बातें नहीं सुन रही है ना, वरना वोट चोरी का टूल किट कहां से लेकर आए थे राहुल गांधी? हर रोज तो उनका टूल किट बदल जाता है, मोदी कॉम्प्रोमाइज, मोदी सरेंडर्ड, ये सब है। आप देखो हमारे 3 नाविकों की हत्या की अमेरिकी नेवी ने, तो उसके मुद्दे को किस तरह से उछाला गया था हमारे देश में। और जो लोग ये मुद्दे उछालते हैं, क्या उनको फंडिंग नहीं मिलती? क्या खाली पीली वो अपना गला खराब करते रहते हैं इनके बारे में बोल बोल के? ट्विटर पर कैसे कैंपेन चलाया गया, कैसे बोला गया कि मोदी कॉम्प्रोमाइज, लेकिन जब G7 में पीएम मोदी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने लाइव में सवाल उठाए थे ट्रंप के सामने, तब उसके बाद सबकी बोलती बंद हो गई, सब खामोश है, अब कोई नहीं कह रहा मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड। क्योंकि अब डर बैठ गया है, उनको पता है ये आदमी चुप नहीं बैठता। मोदी जी का भी ये है कि मैं तो इसके बियॉन्ड सहन नहीं करूंगा, तो उन्होंने सुना दिया वहां। अंजू जी, इतना तो है कि मोदी जी ने अपनी स्पाइन दिखा दी है, अपनी 56 इंच की छाती का बल दिखा दिया है कि अब वो उसके सामने कोई आंख उठा के बात नहीं कर सकता, भारत के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं होने देंगे वो। तो जाहिर है कि अमेरिका ये सहन नहीं करेगा। अमेरिका को ये पसंद ही नहीं आता कि कोई भी एक देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो अमेरिका के सामने आंख में आंख डाल के बात करे। तो वो अब तकलीफें बढ़ाएगा। अमेरिका पाकिस्तान हो या दूसरे देशों के थ्रू भारत के लिए तकलीफ बढ़ाने वाला है। लेकिन मुझे डर नहीं है क्योंकि महादेव रक्षा करने के लिए बैठे हैं। मोदी जी का 140 करोड़ के देश के नेता है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, भारत को भी हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि ये हजारों लाखों वर्षों की संस्कृति है, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ट्रंप मेहनत करेगा, मस्ती करेगा, तकलीफ देने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो ज्यादा से ज्यादा पीओजेके में और बवाल कर देगा भारत की दिक्कतें बढ़ाने के लिए। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन चलिए, अभी तो झलक आई है एफसीआरए के बिल में क्या क्या होने जा रहा है। जब ये बिल पेश होगा तब इनका क्या हाल होगा ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि इकोसिस्टम भारत और वहां का एक ही है। सबको मिर्ची लगी हुई, सब परेशान है। इनकी परेशानियां और बढ़ेंगी जब ये बिल जो है वो संसद में रखा जाएगा, तब देखते हैं क्या होता है। आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय माता दी।
जय माता दी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजू जी धन्यवाद।